हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन की लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज का ये सेशन भारतवर्ष में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही में राजस्थान में जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरटीई की। तो जितने भी एग्जाम हैं जिनके सिलेबस में आरटीई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए ये सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में हमारी वीडियो के माध्यम से ये पूरी कोशिश और पूरी संभावना रहती है कि इस सेशन से ही आपके एग्जाम में आने वाले आरटी से संबंधित सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। और संभावना ये भी रहेगी कि एग्जाम में सारे प्रश्न हैं जो आपको एक ही वीडियो से मिल जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्वालिटी एजुकेशन आरएस नाम से जो चैनल है वहाँ जाकर के आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। और इसके साथ यदि वीडियो आपको पसंद आए आपको तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जी, आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हमारा संबंधित है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दरअसल मैं आपको इस वीडियो में ये आरटीई से संबंधित पूरे के पूरे एस्पेक्ट कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा। 86वां संविधान संशोधन, उसके बाद आरटीई, उसके 7 अध्याय, उसकी 38 धाराएं और 2019 में इसमें जो संशोधन हुआ वो सब, छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षण घंटे, सब बातें एक एक धारा इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को मिस न करें। आपके एग्जाम में आरटीई से संबंधित जो भी सवाल है वो यहीं से आने की पूरी संभावना है। ठीक है, शुरू करते हैं मित्रों। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। देखिए 2009 का अधिनियम संख्यांक यानी कि जो गजट नोटिफिकेशन जो हुआ उसमें इसका क्रमांक 35वां है। थोड़ी सी जो फैक्ट जानकारी है वो हम चर्चा पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसका गजट नोटिफिकेशन 26 अगस्त 2009 को हुआ। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू हुआ। यह बात ऐसे तब लिखी गई थी जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था। वर्तमान स्थिति में यह आरटी एक्ट जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। पहले हम बात कर लेते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम है। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से ही शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद प्रभावित हुए, मूल अधिकार प्रभावित हुए। मूल अधिकारों का अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनका कानूनी हक बनाया गया। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया और मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। एक एक की थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 का नाम है मूल अधिकार, और मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार है, उसके साथ 21A जोड़ा गया और जिसमें ये बात लिखी गई 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कि अब 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का जो अनिवार्य और निःशुल्क अधिकार है वो उनका कानूनी अधिकार, मूल अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट्स है। यानी कि अब प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष तक का अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकेगा। नीति निर्देशक तत्व इसके बाद भाग 4 में आता है। अनुच्छेद 36 से लेकर के आपको पता 51 तक इसमें है। उसमें अनुच्छेद 45 में ये बात जोड़ी गई कि प्रत्येक राज्य का या प्रत्येक समुचित सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था कराएं। हम आरटी एक्ट में भी ये देखेंगे कि समुचित सरकार के क्या क्या कर्तव्य भी है। उसके साथ मूल कर्तव्य जो कि मूल संविधान में नहीं थे, बाद में इनको जोड़े गए थे, और जब जोड़े गए तब 10 थे, और इसके बाद 86वें संविधान संशोधन से संविधान में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, 51 क में है सारे के सारे। और उसमें ये मूल कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता का ये मूल कर्तव्य होगा कि वो अपने बालकों को 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अवसर प्रदान करवाए। तो ये था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। वाजपेयी सरकार के समय यह अधिनियम लाया गया था और इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं इस एक्ट की। इस एक्ट में कुल 7 अध्याय है। कितने चैप्टर है? 7। और धाराएं, सेक्शंस कितनी है? 38 धाराएं हैं। ठीक है ना। हम एक एक अध्याय में कौन कौन सी धारा है और किस किस धारा में क्या क्या बात लिखी गई है ये सब विश्लेषण करेंगे। इसी के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस परीक्षा में यहीं से सवाल बनेंगे, इसी वीडियो में से सवाल आएंगे। देखते हैं पहला अध्याय का नाम है प्रारंभिक, जिसमें धारा 1 और 2 सम्मिलित है। दूसरा अध्याय चैप्टर नंबर 2 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। धारा 3, 4, 5 इसमें शामिल है। अध्याय 3
समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के क्या कर्तव्य है, उनको चैप्टर 3 में डिफाइन किया गया, 6 से लेकर के 11 सेक्शंस तक। अगला जो चौथा अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो इस एक्ट का अध्याय है, चैप्टर 4, विद्यालयों और शिक्षकों के क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे, सेक्शंस 12 to 28, 12 से 28। अगला 5वां अध्याय, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, धारा 29-30। छठा अध्याय, बालकों के अधिकार का संरक्षण, 31 से 34। और 7वां प्रकीर्ण 35 से 38, है ना। तो एक एक धारा में क्या क्या बात लिखी गई है उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। इन धाराओं में आपके शिक्षक छात्र अनुपात भी है, सब चीजें हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अध्याय पहला, प्रारंभिक। धारा 1 में क्या बात लिखी गई है? 1 में इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ लिखा गया, यानी 3-4 बातें धारा 1 में लिखी गई है। ये लिखी गई है कि इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो यह रहेगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में होगा, यह भी 2 नंबर पे बात लिखी गई है। वर्तमान में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में भी है, आपको ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। यह उस तारीख से प्रवर्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचित करें। ऐसी बात आरटी एक्ट के में लिखा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने वो तारीख प्रवर्त की 1 अप्रैल 2010, तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके बाद जो इस पहले अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 मूल अधिकारों में है कि उपबंधों के अधीन रहते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार दिए जाएंगे। यानी कि आरटीई एक्ट का कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 का उल्लंघन नहीं करेगा। उनके अधीन, उनके उपबंधों के अधीन, जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 29 और 30 है, उनके अधीन रहते हुए आरटीई एक्ट लागू होगा। और यहां से भी आपके सवाल बनने की संभावना रहती है, तो इसको भी ध्यान से कि किन किन क्षेत्रों पर यह आरटीई एक्ट लागू नहीं होता है। तो मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर यह लागू नहीं होंगे। एक्चुअली ये प्रावधान अनुच्छेद 29 और 30 में है, इसलिए दोनों बातें ये ध्यान रखना कि आरटीई का एक्ट मदरसों पर लागू नहीं है, धार्मिक जो शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान है उन पर लागू नहीं है, और वैदिक पाठशालाएं हैं उन पर भी ये लागू नहीं। ये थी आपकी धारा 1 जिसमें चीजें लिखी हुई थी। संक्षिप्त नाम था, जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारतवर्ष में ये लागू था, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है ना। और मूल अधिकार के 29 और 30 को उपबंधों के अधीन रहते हुए इसकी जो लागू क्रियान्वित होगी। धारा 2 जिसमें परिभाषाएं दे रखी है, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि एक्ट में जहां जहां ये शब्द आएंगे उनकी अर्थ क्या होगा। जैसे एक्ट में समुचित सरकार का आएगी तो उसका अर्थ क्या होगा, इसलिए परिभाषाएं धारा 2 में दे रखी। तो पहले सब की परिभाषाएं पढ़ लेते कि एक्ट में जहां जहां समुचित सरकार लिखा आएगा वहां वह मतलब है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का मतलब है कि जहां पर केंद्र सरकार द्वारा कोई भी विद्यालय स्थापित किया गया, या ऐसी यूटी संघ शासित प्रदेश जहां विधानमंडल नहीं है, उस संबंध में केंद्र सरकार का ही जो क्षेत्राधिकार रहेगा। राज्य सरकार, राज्यों में राज्य सरकार, और यूटी जहां विधानमंडल है, संघ राज्य सरकार, वहां रहेगा। ऐसी 2 ही है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो ये समुचित सरकार से तात्पर्य, जब भी समुचित सरकार वर्ड आएगा या तो केंद्र सरकार होगा, या राज्य सरकार होगा, या संघ शासित प्रदेशों की सरकार होगी। प्रति व्यक्ति फीस का क्या तात्पर्य है? प्रति व्यक्ति फीस का मतलब है विद्यालय के द्वारा जो अधिसूचित फीस है उसके अलावा कोई भी फीस है उसको प्रति व्यक्ति फीस माना गया, और ऐसा इस आरटीई एक्ट में लेना मना किया गया कि ऐसी कोई प्रति व्यक्ति फीस जो है दे नहीं होगी। बालक से क्या मतलब है? बालक से मतलब है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच की सभी बालक और बालिकाएं, है ना। बालक का केवल यही मतलब है कि 6 से 14 वर्ष के बीच के बालक और बालिकाएं दोनों इसमें शामिल है। अलाभित समूह का बालक यानी वंचित समूह का बालक, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें एससी के, अनुसूचित जाति के बालक बालिकाएं, अनुसूचित जनजाति के, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के बालक बालिकाएं, या भविष्य में सरकार अधिसूचित करके कोई ऐसी कैटेगरी बना दे जो अलाभित वर्ग का हो, उस वर्ग के बालक बालिकाएं भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है। दोबारा से इसे हम वंचित समूह भी कह सकते हैं। एससी एसटी और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनके बालक बालिकाएं इसमें शामिल है। दुर्बल वर्ग का बालक, ध्यान रखना, वंचित वर्ग का अलग है, दुर्बल वर्ग का अलग है। दुर्बल वर्ग का मतलब केवल आय के आधार पर, जिनके पिताजी की आय सरकार द्वारा जो एक निश्चित न्यूनतम आय है उसकी सीमा से कम है,
तो ऐसे बालक दुर्बल वर्ग के बालक में किस श्रेणी में आएंगे? सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम आय सीमा से कम आय वाले माता पिता या संरक्षक के बालक इसमें आएंगे। सरकार ने जो न्यूनतम आय सीमा निर्धारित कर रखी है, उससे कम आय जिन माता पिता की होगी उनके बालकों को दुर्बल वर्ग की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। और बालक से मतलब बालक बालिकाएं दोनों हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इसमें संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा जहां भी लिखा आएगा इसका मतलब है कक्षा 1 से 8वीं तक की पूरी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कहलाएगी। ऐसा नहीं कि कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा ही प्रारंभिक शिक्षा, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कहलाएगी। संरक्षक से क्या मतलब है कि जिसकी देख रेख में या जिसकी कस्टडी में अभिरक्षा में वह बालक है। इसमें प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय द्वारा घोषित संरक्षक दोनों शामिल है। इसमें माता पिता भी हो सकता है या बालक का पालन पोषण करने वाला भी हो सकता है, या न्यायालय ने किसी को संरक्षक घोषित किया वो भी संरक्षक की श्रेणी में शामिल हो सकता है। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब है विद्यालय स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला अधिकारी। हमारे क्षेत्र की बात करें तो सीबीओ और जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका में आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वो भी इसमें है। कौन सा? जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। जहां कहीं भी एक्ट में अधिसूचना लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब है राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना। माता पिता से क्या मतलब है? माता पिता से वो मतलब है कि जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, संतान हुई जिनके आप, है ना, उसे बोलते हैं प्राकृतिक, या सौतेले माता पिता वो भी माता पिता की शामिल कैटेगरी में ही शामिल होंगे, या दत्तक माता पिता, किसी माता पिता ने आपको गोद लिया हो तो वो भी माता पिता की श्रेणी में ही शामिल होंगे। तो केवल प्राकृतिक माता पिता ही नहीं, प्राकृतिक, सौतेले और इसके साथ साथ दत्तक माता पिता या दोनों माता पिता की श्रेणी में आएंगे। बाकी विहित इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित है, मतलब इस अधिनियम में जो नियम बनाएंगे वहां विहित शब्द लिखा होगा। अनुसूची इस अधिनियम से संबंधित एक अनुसूची है, वो मैं आपको बताऊंगा। उस अनुसूची में बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली दे रखी है, शिक्षक छात्र अनुपात दे रखा, सब कुछ उसी में दे रखा, 7-8 पॉइंट है, वो भी देखेंगे। विद्यालय से संबंध क्या है? प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय। मान्यता कैसे दी जाती है इसका भी प्रावधान इसमें है। अब ये था आपका अध्याय 1, बहुत सरल सा था। अभी तक आपको अध्याय 1 के बारे में जो धारा 1 और 2 थी उसको अच्छे से समझ लिया होगा। 1 में इसके संक्षिप्त नाम के बारे में और 2 में इस एक्ट में आने वाले जितने भी शब्दावली है उनका उसमें परिभाषा दे रखी है। अध्याय 2 हमारा चैप्टर अब यहां से शुरू होता है। इसमें धारा 3 से लेकर के 5 तक का उल्लेख है और इस चैप्टर का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। सबसे जो इस चैप्टर का जो नाम है वो ये है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो धारा 3 ये कहती है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। जो इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उसे उपलब्ध है। अब आप देख रहे हैं कि धारा 4 में जो महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, आयु के अनुसार प्रवेश की बात लिखी गई कि जिस उम्र का बालक है उसे कक्षा में एडमिशन देना है तो उसे उम्र के हिसाब से देना होगा। यदि उसने 6 साल की आयु प्राप्त कर ली है और वो स्कूल नहीं आया तो उसे पहली क्लास में, लेकिन यदि कोई 10 साल का बच्चा पहली बार स्कूल में आ रहा तो क्या उसे भी पहली क्लास में बैठाया जाएगा? नहीं, उसमें यह कहा गया है कि उस 10 साल के बालक को उसकी आयु के अनुसार जो कैटेगरी बनती है, यानी कि उसको 4th या 5वीं कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। तो अब ये बात भी निकल करके आ रही है, क्या वो 4th या 5वीं कक्षा के लायक है क्या? तो इसके लिए विद्यालय को एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसे उस उम्र के बच्चों के बराबर लायक बनाना होगा। तो उसे अपनी आयु के बराबर के बच्चों के साथ पढ़ने का अधिकार भी इसमें दे रखा है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश धारा 3 में लिखा गया कि अनिवार्य और शिक्षा का उनका अधिकार है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रारंभिक स्तर तक की प्राप्त करने का प्रत्येक छात्र का अधिकार है। और धारा 4 में यह बात लिखी गई है कि उन्हें उनकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश करने का भी अधिकार है। धारा 5 में कोई भी बालक जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांतरण कभी भी करवा सकता है। कोई भी बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए कभी भी स्थानांतरण करवा सकता है किसी भी कारण से, भले ही उसके लिए वहां प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो, यह भी कारण हो सकता है, या अन्य कोई भी कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी बालक के पास क्या क्या अधिकार रहेंगे? देखिए, ऐसी स्थिति में उस बालक के पास तुरंत उसे अपने टीसी
स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। उसके साथ साथ अध्यापक को या प्रधानाध्यापक या जिसके पास भी चार्ज है उसको तुरंत टीसी देनी पड़ेगी। अगर वो टीसी नहीं देता है तो उसके विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। अब जहां वो एडमिशन लेने जाएगा वहां के प्रधानाध्यापक को भी उसका एडमिशन लेना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध भी सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये बात धारा 5 में लिखी गई। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये निकल करके आता है कि वर्ष भर एडमिशन आपको प्रारंभिक शिक्षा में देने पड़ेंगे। पूरे वर्ष में कभी भी कोई भी बालक कभी भी स्थानांतरण अपना करवा सकता है। कोई भी बालक जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांतरण कभी भी करवा सकता है, उसे तुरंत टीसी जारी की जाएगी। कोई भी प्रधानाध्यापक या भार साधक का मतलब जिसके पास प्रधानाध्यापक का चार्ज हो, प्रवेश से इनकार नहीं कर सकेगा। ये मना नहीं कर सकेगा कि आप मिड सेशन में कैसे एडमिशन ले रहे हो। नहीं, जब भी बच्चा चाहेगा वो स्थानांतरित होकर के आ रहा है तो उसको प्रवेश दिया जाएगा। ये बच्चे का राइट है, ये धारा 5 कह रही है। टीसी जारी नहीं करने अथवा प्रवेश नहीं देने पर प्रधानाध्यापक या भार साधक के खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। जो सेवा नियमों में कार्रवाई है वो कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये था आपका अध्याय 2। एक्ट को भाषा को मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने लाने का प्रयास किया कि ताकि चीजें आप बहुत अच्छे से लंबे समय तक अपनी भाषा में याद रख सको। अध्याय 3 धारा 6 से लेकर के 11 तक, इसमें समुचित सरकार, जो भी हमने पहले पढ़ा था, समुचित सरकार की परिभाषा क्या होती है, उसके स्थानीय प्राधिकारी के और माता पिता के कर्तव्य क्या होंगे, उनके खुद के क्या कर्तव्य होंगे, वो बात हम देखेंगे। समुचित सरकार की मैं आपको फिर से परिभाषा बता रहा हूं। केंद्र की स्थिति में केंद्र सरकार, राज्य की स्थिति में राज्य सरकार, और संघ शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है उस स्थिति में वहां की सरकार। स्थानीय प्राधिकारी यानी कि विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला, जिसे आप सीबीओ कह सकते हैं, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कह सकते हैं, या जिला शिक्षा अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में होगा, या बच्चे के माता पिता। इनके क्या क्या कर्तव्य है एक एक के देखते हैं। धारा 6 पढ़ते हैं। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का जहां विद्यालय नहीं है वहां विद्यालय स्थापना करने का कर्तव्य है। और यह कब, जब अधिनियम लागू होगा उसके 3 वर्ष के भीतर भीतर। तो देखिए हम 2 बातें कर रहे हैं कि प्रत्येक बालक जो 6 से 14 वर्ष की उम्र का है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का उसका मौलिक अधिकार है। तो सरकार का भी ये कर्तव्य है कि वो कम से कम ऐसे विद्यालय तो स्थापित करे जहां जाकर के बच्चा पढ़ सके। कब? अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर भीतर सरकार समुचित रूप से विद्यालयों की स्थापना करेगी। ऐसा समुचित सरकार का कर्तव्य है। केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में राज्य सरकार करेगी। धारा 7 में समुचित सरकार का वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों का हिस्सा बांटना, कि केंद्र और राज्य पैसों का किस प्रकार से हिस्सा बांटेंगे, शिक्षा पर कौन कौन कितना कितना व्यय करेगा, या केंद्र से राज्य अनुदान के रूप में कितना पैसों की मांग करेंगे, ये धारा 7 में लिखा हुआ है। धारा 8 में समुचित सरकार के क्या कर्तव्य है वो बात लिखी गई है। तो समुचित सरकार के ये कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। धारा 6 के तहत विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विद्यालय नई स्थापना करवाना, यह सुनिश्चित करना कि दुर्बल वर्ग के बालकों के साथ पक्षपात नहीं हो। दुर्बल वर्ग वो हमने देखा, वंचित वर्ग भी देखा है ना, उन बालकों के साथ वंचित वर्ग जो SC ST या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बालक है, वो दुर्बल वर्ग जिन बच्चों के माता पिता की आय सरकार द्वारा निश्चित एक आय सीमा न्यूनतम है उससे कम हो, वो ऐसे बालकों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा हो, ऐसा भी समुचित सरकार का दायित्व है। सरकार का यह भी दायित्व है कि शिक्षा अवसंरचना जैसे भवन, स्टाफ एवं उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। स्कूल के लिए भवन बनाना है ना, स्टाफ की भर्ती करना, खेल उपकरण, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी जो भी है, पुस्तकालय, उन सब की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी समुचित सरकार का दायित्व है। समुचित सरकार मतलब अलग अलग केंद्र के अधीन आने वाले के लिए केंद्र सरकार करेगी और राज्यों में के अधीन आने वाले विद्यालयों के लिए राज्य सरकार करेगी। अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना और इसके लिए प्रशिक्षण आयोजित करना, यह सब समुचित सरकार के कर्तव्य है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है या समुचित सरकार के कर्तव्यों का लेकर के सही कथन है। धारा 9 में हम बात करेंगे स्थानीय प्राधिकारी की कर्तव्य, यहां लिखा नहीं गया। स्थानीय प्राधिकारी के क्या कर्तव्य है। तो जो धारा 8 में बात लिखी गई है वो है
उसमें जो जितने भी कर्तव्य थे वो तो लागू करवाएंगे स्थानीय प्राधिकारी। जैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम उपलब्ध करवाना, ये सुनिश्चित करना कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं हो, विद्यालयों की स्थापना करना, ये सब चीजें करेंगे। साथ ही साथ अपनी अधिकारिता के भीतर जितने भी विद्यालय है उनके कार्यक्रमों का वो मॉनिटर भी कर सकेंगे और शैक्षणिक कैलेंडर का भी निश्चित करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शैक्षणिक कैलेंडर है वो जैसे आपने देखा होगा ना, शैक्षणिक कैलेंडर शिक्षा विभाग निदेशालय से निकल करके आता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सरकार तय नहीं करेगी, ये स्थानीय प्राधिकारी जो है वो तय करेंगे शिक्षा विभाग से कि शैक्षणिक कैलेंडर किस प्रकार से बनाया जाए। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक के माता पिता के क्या कर्तव्य होंगे। माता पिता एवं संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में अपने बालकों का यथास्थिति प्रवेश करावें, अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार है उसका लाभ दिलवावें। धारा 11 में समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए भी व्यवस्था करना, यह भी इसमें आरटी एक्ट में लिखा गया है कि जो समुचित सरकार है विद्यालय जाने से पहले जो बच्चे जिस अवस्था में हैं, जैसे हमने इस एक्ट में देखा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ही इंक्लूड किया, लेकिन जो बच्चे 3 से 6 वर्ष की आयु के हैं जिन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता होती, इसकी व्यवस्था भी समुचित सरकार करवाएगी और ऐसी बात धारा 11 में लिखी गई है। इसके लिए एनटीटी के कोर्स भी सरकार करवाएगी और भी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्र है, नंद घर है, उनकी स्थापना भी समुचित सरकार करेगी। ऐसा आरटीई एक्ट के धारा 11 में लिखा हुआ है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है इस चैप्टर का, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का, वो है अध्याय 4। सबसे महत्वपूर्ण है और यहां से हर बार परीक्षाओं में सवाल आते हैं। अध्याय 4 में धारा 12 से लेकर के 28 तक इंक्लूड है और इसमें विद्यालयों और शिक्षकों के क्या क्या उत्तरदायित्व है उनके बारे में लिखा गया। आइए एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। धारा 12 में यह लिखा गया है कि समुचित सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। समुचित सरकार के द्वारा का मतलब है कि जो केंद्र सरकार विद्यालय स्थापित करेगी, जो राज्य सरकार विद्यालय स्थापित करेगी अपने अपने क्षेत्राधिकार में, और जो संघ शासित प्रदेशों की सरकारें हैं वो जो विद्यालय स्थापित करेगी उन विद्यालयों में भी सभी बालकों को एक समान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। निजी विद्यालय 25% सीटें आरटी के लिए आरक्षित रखेंगे, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो विद्यालय निजी है या अनुदानित है या सरकार से मान्यता प्राप्त है चल रहे हैं, वो भी अपनी प्रत्येक कक्षा के कुल बालकों का 25% आरटी के तहत जरूरतमंद लोगों के बच्चों को शिक्षा दिलाने में लेंगी, है ना, अलग अलग तरीके से। और इन 25% बच्चों की व्यय का जो पुनर्भरण है वो समुचित सरकार करेगी। जैसे किसी क्लास में अब पहली क्लास में नए एडमिशन हो रहे हैं तो 100 बच्चे यदि एडमिशन लेते हैं तो 25 बच्चे वंचित वर्ग और दुर्बल वर्ग के समूह के लिए उनके लिए आरटी के तहत सीटें रिजर्व रखनी उनको पड़ेगी, है ना। केवल निजी विद्यालय या जो अपने फीस लेकर के विद्यालय चला रहे हैं, अनुदान पर चल रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। इन 25% बालकों की फीस समुचित सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। समुचित सरकार का मतलब है यदि विद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है और अनुदानित है तो उसकी फीस केंद्र सरकार द्वारा पुनर्भरण की जाएगी, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि उन 25% बच्चों की फीस है सरकार उस विद्यालय को पे करेगी। राज्य सरकार के से मान्यता प्राप्त यदि कोई विद्यालय है तो राज्य सरकार उसको उस विद्यालय को उन बच्चों की फीस है जो भुगतान करेगी। देखिए यहाँ एक बात और निकल करके आ रही कि जो परिजन है उनसे कोई भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। केवल 25% बच्चे जो आरटीई के तहत है और परिजन से जो फीस नहीं ली जाएगी गार्जियन से, उस फीस का पुनर्भरण है जो समुचित सरकार करेगी। धारा 13, कोई भी विद्यालय प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस टेस्ट नहीं रखेगा। ये बात आरटी में लिखी गई है। देखिए अभी तक आप लोगों ने देखा बड़ी बड़ी स्कूलें प्रवेश शुल्क के नाम पे शुल्क ले रही है ना, और उसके साथ एंट्रेंस टेस्ट दे रही है कि आपके बच्चे का यदि एडमिशन करवाना है तो आपके बच्चे को एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा। आरटीई में ये दोनों बातें मनाही है कि ऐसा नहीं कर सकते और उसके लिए बाकायदा जुर्माना भी दिया गया है। कोई भी विद्यालय प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की प्रति व्यक्ति फीस नहीं रखेगा। प्रति व्यक्ति फीस जो हमने देखी थी
कि जो विद्यालय द्वारा निर्धारित फीस है उसके अलावा जितनी भी फीस होगी वो प्रति व्यक्ति फीस होगी। यदि कोई विद्यालय प्रति व्यक्ति फीस प्रवेश के समय लेता है तो उसे फीस का 10 गुना उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मान लीजिएगा कोई स्कूल है जो एडमिशन फीस के नाम पे 15,000 रुपये ले रही है प्रति व्यक्ति फीस के नाम पर, तो सरकार को यदि ये चीज़ ध्यान में आती है, पकड़ में आती है, तो उस पर 15,000 का 10 गुना जुर्माना लगाती है। उसके साथ ही अनुवीक्षण प्रक्रिया यानी कि एक फिल्टर प्रोसेस लगा करके बच्चों को टेस्ट लेकर के यदि कोई भर्ती करती है कोई स्कूल, तो पहली बार ऐसा पाए जाने पर उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना होगा, और दूसरी बार या उसके बाद जब भी पाया जाएगा तो उसे 50,000 रुपये प्रति बार उस पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया है। ये बात लिखी हुई है धारा 13 में। धारा 14, प्रवेश के समय आयु का सबूत जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार होगा। किसी भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो है उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को उसकी आयु है जो लिखी जाएगी। लेकिन यदि किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे प्रवेश देने से इस आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। धारा 15, किसी भी बालक को विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। सब बच्चों को एडमिशन देना जरूरी है। ये उन बच्चों का राइट टू एजुकेशन है, ये उनका फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। इंपॉर्टेंट बात है धारा 16 में, विद्यालय में बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप प्रारंभिक शिक्षा जो हमने परिभाषा में देखी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। नो डिटेंशन पॉलिसी, फेल नहीं कर सकते। प्रारंभिक शिक्षा जब तक उसकी पूरी नहीं हो जाती, धारा 16 ये कहती है आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी बालक को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जा सकता, उसे अगली कक्षा में प्रमोट करना जरूरी हो जाता है, और आप उससे पहले उसको निष्कासित भी नहीं कर सकते। और जो संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, आरटीई का जो संशोधन 2019 में हुआ उसमें धारा 16 में ही संशोधन हुआ है। वो भी बात हम देखेंगे कि धारा 16 में 4 जो सेक्शन है 1, 2, 3, 4 वो जोड़े गए और उसमें क्या क्या प्रावधान है, इस वीडियो के अंत में हम उसमें भी बात करेंगे। तो धारा 16 ये कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में नहीं रोका जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी है पूरी तरह से, किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और न ही उसे निष्कासित किया जाएगा। क्योंकि बच्चों को फेल होने का डर नहीं है इसलिए वो पढ़ ही नहीं रहे हैं और इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो सरकार ने बाद में सोचा क्यों नहीं इसमें कुछ सुधार किया जाए या संशोधन किया जाए, और उसी को लेकर के आरटी संशोधन एक्ट 2019 लाया गया, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। धारा 17 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड का प्रतिषेध यानी उल्लंघन है। किसी भी बच्चे को आप थप्पड़ मार नहीं मार सकते, उसका शारीरिक किसी भी प्रकार से और मानसिक किसी भी प्रकार से उस बच्चे को दंड नहीं दे सकते। और यदि ऐसा कोई शिक्षक करता है या स्कूल का स्टाफ करता है तो उसके खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये बात धारा 17 में लिखी गई है। धारा 18 मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित नहीं किया जाना, यानी कि जितने भी विद्यालय स्थापित किए जाएंगे उनको समुचित सरकार से मान्यता लेना बहुत ही जरूरी है। जो विद्यालय केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्वयं स्थापित करेगी उनको मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा निजी विद्यालय या अनुदानित जितने भी विद्यालय है वो केवल और केवल मान्यता प्रमाण पत्र लेने के बाद ही संचालित किए जाएंगे। समुचित सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय को छोड़कर, यानी कि जो समुचित सरकार स्थापित विद्यालय स्थापित कर रहे हैं, जैसे हम इसको सरल भाषा में कहें तो जो राजकीय विद्यालय है उनको मान्यता की आवश्यकता नहीं है, वो सरकार द्वारा ही स्थापित है। और जो निजी विद्यालय है उनको मान्यता की आवश्यकता होती है। मान्यता की शर्तों का उल्लंघन करने पर मान्यता वापस ली जा सकती है। देखिए, कुछ शर्तों के अधीन विद्यालयों को मान्यता दी जाती है और यदि कोई विद्यालय इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उनसे ये मान्यता वापस ली जा सकती है। यदि कोई मान्यता वापस लेने के बाद भी विद्यालय चलाता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है, या बिना मान्यता के भी विद्यालय चलाता है तो भी उस पर जुर्माने का प्रावधान है। क्या जुर्माना है? बिना मान्यता के बिना मान्यता प्रमाण पत्र और या इसे हम या कह सकते हैं
मान्यता वापस लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति विद्यालय का संचालन करता है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और उल्लंघन जारी किए जाने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन कर रहा है या उसकी मान्यता वापस ले ली गई है और उसके बाद भी वो विद्यालय संचालित कर रहा है तो उस पर प्रथम बार 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो और यदि उसके बाद भी वो जारी रखता है तो जितने दिन जारी रहता है उसके प्रत्येक दिन के 10,000 रुपए के अनुपात में जुर्माना का प्रावधान है। अब धारा 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। यहाँ से सवाल बनते हैं, देखिए कि यहाँ इस धारा में विद्यालय के मान और मानक दोनों है जो निर्धारित किए गए हैं और एक अनुसूची बनाई गई है। उस अनुसूची को एक्ट में तो वो लास्ट में दी गई, मैं आपको इस धारा के अकॉर्डिंग पहले ले आऊं कि सबसे पहले छात्र और शिक्षकों का जो अनुपात है जिसकी हम बात कर रहे हैं, छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, वो इस अनुसूची में बात लिखी गई है। देखिए हम प्राइमरी में प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 तक के लिए बात कर रहे हैं तो न्यूनतम 2 शिक्षक प्रत्येक विद्यालय में होने चाहिए। न्यूनतम, भले ही एडमिशन 1 बच्चे का हो लेकिन कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। और 60 बच्चों तक शिक्षकों की जो संख्या है वो 2 होगी, यानी कि अगर विद्यालय में एडमिशन 15 है तो भी 2 शिक्षक होंगे। इसका अनुपात हम ये नहीं ले लेंगे कि 30 से कम 1 नहीं, कम से कम किसी भी विद्यालय में 2 शिक्षक होने जरूरी है। 60 बच्चों तक प्राइमरी में कक्षा 1 से 5 के स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं अभी तक, है ना। यदि बच्चों की संख्या 60 से ऊपर हो गई, 61 हो गई, तो आरटीई के तहत उस विद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या है वो शिक्षकों की 3 हो जाएगी। 61 से 90 तक 3, 91 से 120 तक 4, 121 से लेकर के 200 तक 5 हो जाएंगे। लेकिन 121 से ऊपर हो गया और 150 से भी ऊपर हो गया तो 5 के साथ साथ एक पद है जो हेडमास्टर का भी स्वीकृत हो जाएगा। ये छात्र शिक्षकों का अनुपात है, छात्रों की संख्या है, उस अनुपात में शिक्षकों के पदों को स्वीकृत किया गया है आरटीई नियमों के अनुसार। और यदि 200 से भी अधिक छात्र किसी प्राथमिक विद्यालय में हैं तो वहां पर छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा। किसी भी हालत में 40:1 होगा, मतलब 40 छात्रों पर 1 शिक्षक होना जरूरी है, एचएम को छोड़कर, हेडमास्टर के अलावा। किस कंडीशन में? यदि छात्रों की संख्या 200 है। तो यहां से बहुत बार प्रश्न आया है और यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती। अब हम उच्च प्राथमिक स्तर की देखते हैं। कक्षा 6 से 8 तक कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक होना जरूरी है और इस प्रकार से होगा कि गणित और विज्ञान में से 1 शिक्षक होगा, सामाजिक अध्ययन का 1 शिक्षक जरूर होगा, भाषा का 1 शिक्षक जरूर होगा। तो 3 शिक्षक तो कम से कम जरूर होंगे। उसके बाद प्रत्येक 35 बालकों के लिए 1 शिक्षक होगा। जो कक्षा 6 से 8 तक की बात हम कर रहे हैं उसमें 35 छात्रों पर 1 शिक्षक अनुपात होना बहुत जरूरी है। कक्षा 1 से 5 तक 200 से अधिक बच्चे होने पर यह अनुपात 40 से अधिक नहीं था। कक्षा 6 से 8 में प्रत्येक कंडीशन में 35:1 यानी 35 छात्रों पर 1 शिक्षक अनुपात जरूरी है। जहां बच्चे 100 से अधिक हो, जिस विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे 100 से अधिक हो, वहां एक पूर्णकालिक हेडमास्टर होगा और उसके साथ साथ इन विषयों के अंशकालिक टीचर होंगे, कला शिक्षा के, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के और कार्य शिक्षा के, है ना। इनके अलग से अंशकालिक यानी टेम्पररी टीचर भी रखे जाएंगे। अब देखिए दूसरे अनुसूची में लिखा भवन कि सभी मौसम वाले भवन होंगे जिसमें कम से कम 2 कमरे तो होंगे ही होंगे। प्रत्येक शिक्षा के लिए कम से कम कक्ष और भंडार सह हेडमास्टर का जो कक्ष होगा, 1 कक्ष जो प्रधानाध्यापक और उसके अलावा प्रत्येक शिक्षक के लिए 1 कमरा होना जरूरी है। बाधा मुक्त पहुंच होनी चाहिए। जो विद्यालय का कैंपस है वहां तक सभी विद्यार्थी पहुंच उनकी होनी चाहिए। चाहे विद्यार्थी दिव्यांग हो तो उनके लिए रैंप बनना जरूरी है और नहीं तो छोटे बालक है तो उनके लिए सीढ़ियां उस अनुपात में बनाए जाना जरूरी है। पेयजल की व्यवस्था, बहुत ही साफ सुथरी पेयजल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जहां दोपहर का भोजन पकाया जाए वहां एक रसोई भी होनी चाहिए भवन के मामले में। मिड डे मील जहां स्कूल में ही पकाया जाए वहां रसोई होना जरूरी है। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होना जरूरी है।
खेल का मैदान होना जरूरी है और 4 दीवारी होना जरूरी है। ये नियम आरटीई एक्ट के तहत 19 धारा 19 में लिखे हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि एक शैक्षणिक वर्ष में कुल कितने कार्य दिवस होंगे या शैक्षणिक घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो कक्षा 1 से 5 तक कम से कम 200 वर्किंग डे होंगे। कितने? 200। और कक्षा 6 से 8 तक न्यूनतम 220 वर्किंग डे एक एकेडमिक ईयर, एक शैक्षणिक वर्ष में होंगे। दोबारा से देख लो, एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक न्यूनतम 200 कार्य दिवस, 200 वर्किंग डे, और कक्षा 6 से 8 तक 220 वर्किंग डे। ये तो है दिनों की बात। अब शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए? तो कक्षा 1 से 5 तक प्रति शैक्षणिक वर्ष न्यूनतम 800 शिक्षण घंटे होने चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक 800 शिक्षण घंटे एक शैक्षणिक वर्ष में होने चाहिए और कक्षा 6 से 8 तक 1000 शैक्षणिक घंटे प्रति एकेडमिक ईयर होने चाहिए। देखिए दिन कितने होने चाहिए? 200 दिनों वाले के साथ 800 घंटे होने चाहिए। दोनों को यदि हम शामिल करके बात करें तो 220 दिनों वालों के साथ 1000 घंटे प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में होने चाहिए। बस ये इतनी सी बात थी। अब अगला भी यहाँ से भी बहुत बार सवाल आया कि एक टीचर को एक सप्ताह में कितने क्लास लेने चाहिए। तो शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 45। कि एक सप्ताह में 45 क्लास उस शिक्षक के होने चाहिए, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। प्रत्येक सप्ताह में 45 शिक्षण घंटे की अनिवार्यता है। उपकरण जिन भी उपकरणों की आवश्यकता होगी वो भी आरटी के तहत उपलब्ध होंगे। एक विद्यालय में एक पुस्तकालय भी होगा जिसमें अखबार वगैरह सब कुछ आते होंगे, खेल पत्र पत्रिकाएं भी होगी और खेल सामग्री जो उस विद्यालय की आवश्यकता होगी आरटी के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी। तो धारा 19 के प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब धारा 20 ये कहती है कि जो अभी हमने अनुसूची देखी 19 में, उस अनुसूची में संशोधन केवल केंद्र सरकार कर सकती है, उसे घटा सकती है, उसमें से किसी भी अनुसूची में किसी प्रावधान का लोप कर सकती है या उसमें कुछ और जोड़ सकती है। यह अधिकार किसके पास रहेगा? केंद्र सरकार के पास रहेगा। यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी बहुत बार सवाल आते हैं। धारा 21, कुल 38 धाराएं हैं, अभी हम 21वें तक पहुंचे। उसमें विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात कही गई है। विद्यालय की गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी और यह प्रावधान आरटी एक्ट की धारा 21 में लिखा गया है। उस एसएमसी में 3/4 सदस्य यानी कि 75% सदस्य है वो कौन होंगे? उन बच्चों के अभिभावक होंगे जो बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और जिस विद्यालय की एसएमसी है। मान लो विद्यालय ए की एसएमसी बनाई गई तो विद्यालय ए में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियन उस कमेटी में होंगे और उस कमेटी में 15 सदस्य न्यूनतम माने गए। 15 सदस्यों का 75% उन बच्चों के पेरेंट्स होंगे और उन 15 में से आधे सदस्य महिला होने भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनके बिना इसका प्रावधान नहीं है, गठन नहीं हो सकता। 15 में से 7 या 8 सदस्य जो महिलाएं होने भी जरूरी है। अब एसएमसी के क्या कर्तव्य है ये भी धारा 21 में लिखा गया है कि विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना भी एसएमसी का कार्य है। विद्यालय विकास योजना बहुत महत्वपूर्ण है, तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, उसका क्रियान्वयन करना भी एसएमसी का काम है। अगली धारा में हम विद्यालय विकास योजना देखेंगे कि एक शैक्षणिक वर्ष में विद्यालय अपने विकास के लिए कहाँ से फंड जुटाएगा, उन फंडों का उपयोग कैसे होगा, उस राशि का सदुपयोग कैसे किया जाए, यह सब एसएमसी तय करेगी। प्राप्त अनुदानों के उपयोग को भी मॉनिटर करेगी। धारा 22 में अभी जो हमने बात कही वही है, विद्यालय विकास योजना एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी। देखिए धारा 19 में हमने अनुसूची पढ़ी जिसमें छात्र शिक्षक अनुपात, शैक्षणिक घंटे, कार्य दिवस, खेल मैदान, है ना, सुविधा भवन, सब कुछ देखा। धारा 20 में हमने क्या पढ़ा कि इस अनुसूची में कोई भी संशोधन है वो केंद्र सरकार कर सकेगी। धारा 21 में हमने पढ़ा एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और धारा 22 में हम पढ़ रहे हैं विद्यालय विकास योजना जिसका निर्माण कौन करेगा? एसएमसी करेगी। धारा 23 शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण है, जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं वो धारा 23 के तहत ही आपकी नियुक्ति होगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं एवं सेवा के लिए शर्तें, और ये तय करेगी समुचित सरकार कि शिक्षकों के लिए
कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उनके लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। समुचित सरकार का मतलब है आप किसी केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करने के इच्छुक है तो केंद्र सरकार योग्यताएं तय करेगी, और राज्य सरकार के किसी विद्यालय में आप जॉब पाने के इच्छुक है तो उसके लिए राज्य सरकार सेवा शर्तें तय करेगी, उसी के तहत नियुक्ति होगी। धारा 24 कह रही है कि शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करने का भी इसमें प्रावधान है। अब शिक्षकों के कर्तव्य क्या होंगे कि नियमित रूप से विद्यालय आए, नियमित उपस्थिति उनकी हो और समय का पालन करें, पाठ्यक्रम समय से पूर्व करवाएं, पूरा पाठ्यक्रम समय से करवाएं, वो माता पिता और संरक्षक के साथ नियमित बैठक करें और उन्हें बालक की संपूर्ण जानकारी से अवगत करवाएं। माता पिता के साथ बच्चों की जानकारी शेयर करें, उनके नंबर कितने आए हैं, क्या प्रोग्रेस है, बैठक करके उनके साथ पूरी की पूरी जो डिटेल है वो शेयर करें। पीटीएम जिसे हम बोलते हैं, ये भी एक शिक्षक का कर्तव्य है। इसके साथ साथ ऐसे कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर अध्यापक के विरुद्ध सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा सकती है, लेकिन ऐसा लाने से पूर्व उस शिक्षक से उसे सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात की बात लिखी गई है, वो हमने उस अनुसूची 19 के तहत हमने देख लिया। इसको देखिए क्या अनुपात होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 तक यदि 200 से अधिक एडमिशन है तो 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो कक्षा 1 से लेकर के 5 के बीच में है। कक्षा 6 से 8 में 35:1 होना चाहिए। 60 तक कितने टीचर होने चाहिए? प्रारंभिक शिक्षा में 2, है ना। 61 से 90 तक 3, 91 से 120 4, है ना। 121 से 200 5, 150 प्लस होने पर 5 + 1 पूर्णकालिक HM। धारा 26 ये कह रही है शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, कि यदि टीचर्स के पोस्ट वैकेंट है तो उसे तुरंत भरा जाए, और अधिकतम कितनी पोस्टें वैकेंट रह सकती है? कुल स्वीकृत पदों का 10% वैकेंट रह सकती है। किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। इसका मतलब है कि यदि किसी विद्यालय में 10 का पद स्वीकृत है, 10 स्टाफ का पोस्ट स्वीकृत है, तो वहां पर 9 पोस्ट हर समय भरी हुई रहनी चाहिए। यदि 20 है तो इसका मतलब है कि 2 पोस्ट खाली रह सकती है अधिकतम। तो ये सरकार का कर्तव्य है कि वो 10% से अधिक सीटें खाली नहीं रहने दे। हालांकि ये इसके नॉर्म्स अभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं, बहुत सारी सीटें शिक्षकों की खाली पड़ी है। धारा 27 कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, कि टीचर्स को जो गैर शैक्षणिक कार्य है उसमें उनका नियोजन नहीं किया जाए, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़ करके। कौन कौन से? जो हर 10 वर्ष बाद जनगणना हो रही है उसमें उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, या कोई आपदा राहत का कार्यक्रम है उसमें उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी 24/7 के लिए सरकार का होता है, और ऐसा सर्विस रूल्स में लिखा गया। उनके सेवा पुस्तिकाओं के जो रूल्स है, सेवा नियमों के जो शर्तें, उनमें लिखा गया। उसके साथ साथ केवल इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लग सकती है, निर्वाचन से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न। इन तीनों को छोड़ करके अन्य किसी भी कार्य के लिए शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी, ऐसा प्रावधान RT के सेक्शन 27 में लिखा गया। किन किन में लग सकती है? तो जनगणना, आपदा राहत एवं निर्वाचन से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित नहीं किया जा सकेगा। यानी जनगणना को लेकर के, आपदा राहत के कार्यक्रमों को लेकर के और निर्वाचन के कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का गैर शैक्षणिक कार्य में जो शिक्षकों का नियोजन है वो नहीं किया जा सकता, ऐसी धारा 27 कहती है। धारा 28 कहती है कोई शिक्षक शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन नहीं लगाएगा और न ही प्राइवेट ट्यूशन की गतिविधियों में संलिप्त रहेगा। ये भी धारा 28 इस बात को लेकर के कह रही है कि कोई भी जो शिक्षक है राजकीय सेवा में है तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकता। तो देखिए अध्याय 4 जो हमारा था कितना इंपॉर्टेंट था, लगभग सारे प्रावधान उसी में से ही है, वहीं से प्रश्न बनने की संभावना है। आगे हम बढ़ते हैं अध्याय 5, इसमें 2 धाराएं हैं 29 और 30। इस अध्याय का नाम है कि प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कौन तैयार करेगा और उसको पूरा कैसे किया जाएगा। 2 धाराओं में ये बात लिखी गई है। धारा 29, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा
विनिर्दिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा, यानी कि जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा और उस पाठ्यक्रम के जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होगी वो समुचित सरकार के द्वारा जो शिक्षा अधिकारी होंगे वो लागू करेंगे, है ना। हर जिले स्तर पे देखा होगा आपने 8वीं में जिला स्तरीय समान परीक्षा योजना, तो जिला स्तरीय जिला शिक्षा अधिकारी उस पाठ्यक्रम को पूरा करवाने की उनकी जिम्मेदारी है और मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया रहेगी वो भी उनकी जिम्मेदारी है। धारा 30 में लिखा गया परीक्षा और उसके उपरांत समापन प्रमाण पत्र देना भी जिम्मेदारी किसकी है, जिला शिक्षा अधिकारी की या समुचित अधिकारी की। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है, धारा 30 में लिखा है। प्रारंभिक शिक्षा यदि कक्षा 1 से 8 तक जो पूरी है उससे पहले कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, तो पहले आपने देखा होगा कि 5वीं और 8वीं में दोनों में बोर्ड है, तो वो जिला शिक्षा अधिकारी तय कर सकता है, ठीक है ना। उसमें भी अमेंडमेंट में कुछ बात लिखी गई है, वो हम देखेंगे। प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसे 8वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, और ये सब कर्तव्य है वो स्थानीय प्राधिकारी के भी है जो जिला स्तर के है। अगला अध्याय 6, धारा 31 से धारा 34 तक बालकों के अधिकार का संरक्षण प्रोटेक्शन किया जाएगा। धारा 31 कहती है कि बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर किया जाएगा। धारा 32 कहती है शिकायतों को दूर किया जाएगा। यदि कोई शिकायत धारा 31 से बाहर की होती है तो उसे धारा 32 के तहत स्थानीय प्राधिकारी को उसके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है। स्थानीय प्राधिकारी को वो शिकायत 3 माह के भीतर निपटानी जरूरी है। इसके खिलाफ भी राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील की जा सकती है, और उस बाल अधिकार के संरक्षण के फैसले से भी यदि कोई परिवादी असंतुष्ट है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपनी अपील कर सकता है। धारा 33 कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। यह जो RTE एक्ट है इसके क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी करने के लिए धारा 33 ये कहता है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा गठित किया जाएगा। अब इस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कैसे होगा? जो केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उसका गठन केंद्र सरकार एक अधिसूचना द्वारा करेगी, और जिसमें अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। और 15 सदस्य कौन से? जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नॉलेज है, ज्ञान है या अनुभव है, ऐसे सदस्य इसमें शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त सदस्य, जिन्हें ये चीज हो वो ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य बन सकते हैं। उनके इसके देखो, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगा, राष्ट्रीय स्तर का होगा तो गठन केंद्र सरकार करेगी। अधिकतम गठन कैसे करेगी? इसका एक अधिसूचना के द्वारा गठन कर सकेगी। 15 से अधिक इसमें सदस्य नहीं होंगे। सदस्यों की योग्यता क्या होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें महत्वपूर्ण ज्ञान हो या उन्हें अनुभव हो, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। इसी तरह धारा 34 में राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद का गठन है, वही राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके कर सकेगी। जैसे केंद्र वाले का केंद्र सरकार करेगी, राज्य वाला राज्य सरकार करेगी। सदस्य संख्या इसकी अधिकतम 15 हो सकती है। अब हमारा अंतिम अध्याय 7 प्रकरण धारा 35 से 38 तक का लिखा है। 35 में लिखा है निर्देश जारी करने की शक्ति, यानी कि इस अधिनियम को मॉनिटर करने के लिए डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन कौन कौन जारी कर सकते हैं, तो वह वही बात निकल कर आती है, समुचित सरकार जारी कर सकती है। यानी जो विद्यालय केंद्र सरकार में है तो वो केंद्र सरकार जारी कर सकती है उनके लिए, राज्य सरकार में है तो राज्य सरकार जारी कर सकती है, और स्थानीय प्राधिकारी भी जारी कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस जारी करने की शक्ति किसे है? समुचित सरकार को। और समुचित सरकार में हमने देखा राज्य और केंद्र दोनों की सरकारें शामिल है। इसके साथ साथ स्थानीय प्राधिकारी को, जिला शिक्षा अधिकारी को या CBO को इंस्ट्रक्शन जारी करने की शक्ति है। धारा 36 कहती है कि अभियोजन की पूर्व मंजूरी, देखिए कुछ दंडात्मक प्रावधान भी है, कुछ हमने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, तो उसके लिए अभियोजन पहले लेना पड़ेगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा जो दंडात्मक प्रयोजन है, जिसमें किसी भी गलती के लिए दंड देने का प्रावधान है, जुर्माने के जो प्रावधान हमने देखे उससे संबंधित ऐसे प्रावधान कौन कौन से कि इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2, धारा 18 की उपधारा 5 एवं धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए समुचित सरकार से अभियोजन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। यदि इस प्रकार का किसी भी प्रकार का
किसी भी राजकीय कर्मचारी को जो शिक्षा के क्षेत्र में है उसे दंडनीय अपराध में यदि उसकी कोई गतिविधि संलिप्त है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में केस लगाने के लिए अभियोजन समुचित सरकार से आवश्यक है, ऐसा धारा 36 में लिखा है। धारा 37 में जो सद्भावपूर्ण की गई कार्रवाई है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की जो प्रोटेक्शन है वो प्राप्त है। देखिए किस किस को है, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण है, केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को है, स्थानीय प्राधिकारी को है और एसएमसी को है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को। ये लोग ही मिलकर के इस एक्ट को बहुत अच्छे से चलाते हैं। और यदि इनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई और जिसका गलत इंपैक्ट निकल गया लेकिन इनकी भावना अच्छी थी तो इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनको प्रोटेक्शन प्राप्त है। और इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, ये धारा 38 में लिखा गया है। तो जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो अध्याय 4 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां से सवाल आने की पूरी संभावना बनती है। तो इस वीडियो में अभी हम और भी पढ़ेंगे कि 2019 में जो संशोधन हुआ वो क्या था, लेकिन आरटीई के जितने भी सवाल है वो इस वीडियो से आने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमने एक एक धारा एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल से समझा है। तो आइए थोड़ी सी बात हम अमेंडमेंट पर भी कर लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक 2019, नो डिटेंशन पॉलिसी जो हमने पढ़ी थी ना, किसी भी बच्चे को रोक नहीं सकते आप एक ही विद्यालय में, उसके खिलाफ यह संशोधन लाया गया। देखिए यदि किसी बच्चे को यह भय नहीं है कि उसे फेल कर दिया जाएगा तो वो बच्चा क्यों पढ़ेगा, और पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले एक जैसे ही हो जाएंगे तो आगे चल करके वो पीढ़ी उसका दुष्परिणाम सामने आने लगे। इसलिए सरकार ने यह सोचा कि इसमें कहीं ना कहीं हमें और ध्यान देने की बात है, तो सरकार इसमें अमेंडमेंट लेकर के आई और कुछ बातें अमेंडमेंट में जोड़ी गई। सेक्शन 4 में, धारा 16 में, और 4 उपधाराएं जोड़ी गई थी। अभी हम एक एक की बात करेंगे कि चारों उपधाराओं में क्या क्या बात लिखी गई है। उससे पहले इससे संबंधित कुछ फैक्ट फाइल है वो भी देख ले, हो सकता है वहां से भी प्रश्न आ जाए कि ये जो अमेंडमेंट बिल है ये 11 अगस्त 2017 को लोकसभा में पेश किया गया और वहां से एक साल बाद 18 जुलाई 2018 को पारित कर दिया गया। राज्यसभा से यह 3 जनवरी 2019 से पारित हुआ, 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की इसकी मंजूरी मिल गई और 11 जनवरी 2019 को यह अमेंडमेंट एक्ट राजपत्र में प्रकाशित हो गया। क्या क्या संशोधन किया गया कि धारा 16 में कुल 4 उपधाराएं जोड़ी गई। पहली उपधारा 16 की, देखिए जो हमने पहले कहा था ना कि कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी जब तक कि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर सकता, उसमें अमेंडमेंट किया गया और सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1 जोड़ा गया। कहा गया कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 की नियमित रूप से परीक्षा होगी। हर एकेडमिक ईयर के अंत में कक्षा 5 की और कक्षा 8 की परीक्षा जरूरी रूप से होगी। सेक्शन 16(2) में यदि कोई छात्र कक्षा 5 में या कक्षा 8 के परीक्षा में असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसे एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा और उसके लिए बाकायदा उसकी एक्स्ट्रा टीचिंग भी करवाई जाएगी और परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से 2 माह के भीतर उसकी पुनः परीक्षा देने का मौका उसको दिया जाएगा। देखिए 16 की जो सब सेक्शन 1 है उसमें यह बात कही गई है कि कोई भी बालक को एकेडमिक ईयर में, किसी भी एकेडमिक ईयर के अंत में 5वीं की और 8वीं की परीक्षा देना अनिवार्य है। अब इसी को से जुड़ता सेक्शन 16(2) है, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी बालक यदि कक्षा 5वीं और 8वीं के जो एकेडमिक ईयर के अंत में परीक्षा हो रही है उसमें यदि फेल हो जाता है तो क्या करेंगे, तो परीक्षा परिणाम के जारी होने के 2 माह के भीतर उसको एक और मौका दिया जाएगा परीक्षा देने का और उस दौरान उसकी एक्स्ट्रा टीचिंग भी करवाई जाएगी ताकि वो पास हो जाए। यदि 16(3) करें, यदि छात्र जो पुनः परीक्षा हो रही है इसमें भी फेल हो जाता है तो केंद्र या राज्य सरकार उसे कक्षा 5 या कक्षा 8 में रोक सकती है। ये बात ध्यान देना। देखिए 16(1) जोड़ा, कहा गया कि हर शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और 8 में नियमित रूप से परीक्षा होगी, ठीक है। यदि कोई छात्र इस परीक्षा में पास नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो परीक्षा परिणाम की तिथि से 2 महीने के भीतर उसको एक और चांस दिया जाएगा और उस चांस के लिए उसको पढ़ाया जाएगा ताकि वो पास हो जाए। फिर भी यदि वो पुनः परीक्षा में भी पास नहीं होता है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो उसे कक्षा 5 में या कक्षा 8 में रोक सकती है, उसे फेल कर सकती है। और संशोधन विधेयक के अनुसार किसी छात्र को प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा। तो ये थे हमारे आरटीई एक्ट
2009 और उसका संशोधन एक्ट 2019। आपकी परीक्षा में अब पूरी संभावना बनती है इतना पढ़ने के बाद कि सवाल यहीं से आएगा। जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जाने वाले हैं, वो इसे ज़रूर देखें। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों के सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ये है। तो इसलिए दोनों विद्यार्थी इसे बहुत अच्छी तरीके से देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया, यदि आपके काम की चीज़ है, तो इसे ज़रूर लाइक करें। आपका लाइक हमारे लिए कार्य करने की एक नई ऊर्जा का स्रोत बनता है। उम्मीद करता हूं कि इसी वीडियो से प्रश्न आपके एग्जाम में आए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जो प्यार हमें मिलेगा ये हमें काम करने की एक नई ऊर्जा देगा, नई ताकत देगा। थैंक यू वेरी मच।